नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भी 2.0 में। आज हम लोग फिर से एक नए सेट के साथ आप लोगों के साथ हैं, जिसमें हम लोग करेंगे बिहार स्टेट क्लास 9 और क्लास 10 के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोशल साइंस का 18/9/2023 में जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुए हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टेट जो आने वाले एग्ज़ाम 2024 में होंगे, 2024 का जो आने वाला स्टेट एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोगों के लिए काफ़ी ही ये महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आप आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हल्के और तेज़ चलने वाले जहाज़ कैरावल को किसने बनाया था? हल्के और तेज़ चलने वाले जहाज़ कैरावल को किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। हल्के और तेज़ चलने वाले जहाज़ को बनाया था पुर्तगालियों ने, है ना। सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाली ने, बात करें स्पेन और पुर्तगालियों ने समुद्री खोज में प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, है ना। वास्को डी गामा, आपने नाम सुना ही होगा। वास्को डी गामा ने की यात्रा में शामिल जहाज़ों का नाम क्या था? सेन गैब्रिएल, है ना। गैब्रिएल गैब्रिएल सेन गैब्रिएल और साओ राफाएल। साओ, यहाँ लिख देते हैं साओ राफाएल, ठीक है। ये जहाज़ शामिल थे। उसके बाद एक और जहाज़ थे बेरियोस, है ना। बेरियो, ठीक है। ये भी जहाज़ जो शामिल थे वास्को डी गामा की यात्रा के समय। उसके बाद कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज़ की बात करें तो उनका नाम था रेड ड्रैगन। उनका क्या नाम था? रेड ड्रैगन। प्राचीन भारत के प्राचीन अगर भारत के प्राचीन जहाज़ों में बात करें तो इसका निर्माण प्रणाली पर जो भी भोज द्वारा युक्ति कल्प नामक ग्रंथ की रचना किया गया है। युक्ति कल्प, है ना। युक्ति कल्प नामक ग्रंथ की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे क्या? 1600 ईस्वी में, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, है ना। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जो थे प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए क्या किया था? प्रारंभ में पूर्वी व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया। इस कंपनी ने लगभग 217 पार्टनर थे। इस कंपनी में 217 पार्टनर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1608 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुआ था? 1608 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1664 में की गई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1664 में की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की?
उत्तम, आशा और अंतरीप की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा। और अगला देखिए, सर्वप्रथम कॉमन सेंस बोला जा रहा है कि सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की? सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, टॉमस पेन। किसके द्वारा? टॉमस पेन के द्वारा सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की? तो इसका हो जाएंगे टॉमस पेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन पे चलिए। बोला जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? है ना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। अमेरिका की स्वतंत्रता कब हुई थी? 1775, है ना, 75 से 83 ईस्वी के बीच संचालित हुई थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। 1775 से 1783। अमेरिकी स्वतंत्रता हुई थी 4 जुलाई, ठीक है, कब? 1776 में। 4 जुलाई 1776 को हुई थी, जो अमेरिकी स्वतंत्रता जो हुई थी पेरिस संधि के द्वारा। पेरिस संधि के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 1688 ईस्वी। 1688 ईस्वी को गौरवपूर्ण क्रांति को क्या बोलते हैं? है ना, रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं गौरवपूर्ण क्रांति को। इंग्लैंड के जेम्स द्वितीय के द्वारा संसदीय संप्रभुता को चुनौती देना और धार्मिक कारण से क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अफ्रीका में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अफ्रीका में। यहाँ में लगभग सैकड़ों जनजाति है ना। अफ्रीका में लगभग क्या है? सैकड़ों जनजाति पाए जाते हैं। अफ्रीका के मुख्य 8 जनजाति के नाम बोले तो हजाम, हौसा। उसके बाद हौसा की बात करें, फिर क्या हो जाएंगे? योरूबा, ठीक है, योरूबा। फिर इग्बो। उसके बाद क्या है? इग्बो, ठीक है। ओरोमा, ओरोमा। उसके बाद बात करें अगला क्या हो जाएंगे? अमहारा, है ना, फुलानी और जुल्लू। फुलानी और जुलू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे तिलक मांझी ने।
तिलक मांझी ने 1770 में 1770 से 1780 के दशक में विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिसमें ये क्या किए थे, अंग्रेज़ों पर हथियार उठाए थे। तिलक मांझी को एक और नाम से बुलाते हैं जबरा पहाड़िया के नाम से इनको जाना जाता है। तिलक मांझी का जन्म की बात करें तो 1750 ईस्वी में की हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1785 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं सिद्धू कान्हू, है ना। उसके बाद भैरव, सिद्धू कान्हू भैरव, ये सारे हैं जो 1855 से 56 में भारत के सबसे हिंसक आदिवासी आंदोलन संथाल आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। संथाल आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, चुआरू विद्रोह कब शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1771 में। 1771 में चुनारू विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो रघुनाथ, है ना, रघुनाथ महतो के द्वारा की गई थी। चुआरू विद्रोह ने अंग्रेजों को गुरिल्ला युद्ध नीति के द्वारा बहुत परेशान किया था। गुरिल्ला युद्ध नीति के द्वारा क्या किया था, अंग्रेजों ने बहुत परेशान किया था गुरिल्ला युद्ध नीति के द्वारा। अगला देखिए, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे गुड़ाधूर की भूमिका सबसे प्रमुख थी, है ना। इसने क्या किया था कि गुड़ाधूर द्वारा चलाया गया आंदोलन आदिवासी के जल जंगल जमीन, है ना, क्या सर, जल, फिर उसके बाद जंगल, उसके बाद जमीन, जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों को हुकूमत के खिलाफ चलाया गया था। कुछ और आंदोलन की बात करते हैं जिसका नेतृत्व किसने किया था, जैसे चेरो विद्रोह, है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत। चेरो विद्रोह, तो भूषण सिंह, इनका नेतृत्व किसने किया था, तो भूषण सिंह के द्वारा। सन्यासी विद्रोह, फिर आते हैं सन्यासी, है ना, सन्यासी विद्रोह किसके द्वारा, तो हो जाएंगे केना सरकार के द्वारा, ठीक है। सन्यासी विद्रोह, केना सरकार और ड्यूजी, ठीक है, नारायण के द्वारा। संथाल विद्रोह अभी हम लोग पढ़े थे। संथाल विद्रोह हो जाएंगे सिंधु और कान्हू। मोपला विद्रोह किसके द्वारा हो गए थे, तो इसका हो जाएंगे अली मुसलियार, है ना, अली मुसलियार। कोल विद्रोह बुद्धू भगत, कोल विद्रोह की बात करें तो क्या हो जाएंगे, बुद्धू भगत के द्वारा। भील विद्रोह सेवाराम, भील विद्रोह किसके द्वारा, तो सेवाराम के द्वारा हुआ था। उसके बाद एक आता है खासी विद्रोह, है ना, खासी विद्रोह तो इसका हो जाएंगे तीरथ सिंह के द्वारा, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था, है ना। अभी हम लोग पढ़े थे कोल विद्रोह बुद्धू भगत के द्वारा हुआ था, बट यहाँ पूछा गया कि कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931 और 32 में, है ना। 1931-32 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो इसका हो जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अहोम विद्रोह की बात करें तो अहोम विद्रोह असम में हुआ था। अहोम विद्रोह ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। अहोम विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था, असम में 1828 ईस्वी में। अगला देखिए। इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था, इनमें कौन है जो कोल विद्रोह में शामिल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, किसने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व, बुद्धू भगत के, है ना। अभी हम लोग पढ़े। अगला क्वेश्चन। डैश को धान के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चावल को धान के रूप में जाना जाता है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश की बात करें तो क्या हो जाएंगे, चीन, है ना। सबसे ज़्यादा है जो चीन हो जाएंगे। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, तो हो जाएंगे काली मिट्टी, है ना, काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक। देखिए आगे क्वेश्चन, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, चीन। इसका सही उत्तर हो जाएंगे जो चीन हो जाएंगे। भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन आच्छादित, है ना। कितना परसेंट तिलहन से क्या है, आच्छादित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 12%। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 12%, है ना, 12%। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे चावल है जो खरीफ फसल। बाकी सब ये क्या है, रबी फसल है ना। ये सारे हैं जो क्या है, जो ये रबी फसल है। खरीफ फसल जो है वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ फसल किसमें, वर्षा ऋतु में क्या किया जाता है, बोया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। एक बड़े क्षेत्र में जहां पे क्या की जाती है, एक ही फसल उगाई जाती है। तो इसका सही होता है वृक्षारोपण कृषि। क्या हो जाएंगे, वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण में फसलें, व्यावसायिक फसलें जिसमें बड़े पैमाने पर विस्तृत में उगाया जाता है, जैसे तंबाकू हो गए, है ना, कॉफ़ी हो गए, तंबाकू, कॉफ़ी, गन्ना हो गए। इसके अलावा कपास, नारियल, है ना। ये वृक्षारोपण खेती का क्या है, उदाहरण है। ये वृक्षारोपण खेती का क्या है, उदाहरण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है। तो फाइबर फसल बात करें तो इसका हो जाएंगे जूट, है ना। जूट जो है पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट पटसन को क्या बोलेंगे, सुनहरा रेशा। जूट के पौधे के तने से रेशे से जूट तैयार किया जाता है। जूट के पौधे के तने से क्या किया जाता है,
उसका रेशे तैयार किया जाता है। सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन की बात करें राज्य में तो ये हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लीग के पास कोई सैन्य बल नहीं था और उसे सैनिकों के लिए सदस्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। सदस्य राज्यों पर क्या होना पड़ता था? निर्भर रहना पड़ता था। राष्ट्रसंघ की असफलता का मुख्य कारण था अस्थायी सेना का अभाव होना। अस्थायी सेना का अभाव होना, अमेरिका का सदस्य नहीं होना, उसके बाद वर्साई संधि द्वारा लागू नहीं करवा सकना, विश्व आर्थिक मंदी, है ना, ये सारे। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका पिछले वाला सेट में हम लोग करवाए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2001 को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं 6 है, जिसमें फर्स्ट में आते हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, उसके बाद आते हैं चीनी, अरबी और स्पेनिश। ठीक है। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? इसका हो जाएंगे 42, है ना, 42। राष्ट्र संघ के चार्टर देशों की संख्या कितने थे? तो 42 थे। राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी में हुई थी। 10 जनवरी 1920 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी सिलेसियस जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? क्या बोला जा रहा है कि ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो इसका सही उत्तर हो गया कि क्षेत्रों को विभाजन किया था। उसने क्या किया था? क्षेत्रों को विभाजन करके, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था? पोलैंड को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, है ना। उसके बाद नाजी पार्टी का हिटलर के नेतृत्व में सत्ता में आने के बाद पोलैंड क्षेत्र पर हिटलर अधिकार करने का क्या किया था? प्रयास किया था। और 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ये क्या था? बना दिया था। राउलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1919, है ना। राउलेट कानून, जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल
1919 को। उसी समय एक क्या लाया था, रॉलेट एक्ट लाया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि क्या, नाइटहुड, है ना, नाइटहुड की उपाधि क्या किए थे, वो लौटा दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आयत तो था 1919 में, ठीक है, रॉलेट एक्ट, बाद इसको निरस्त कब हुआ था, 1922 में इसको क्या कर दिया था, लॉर्ड ये लॉर्ड रीडिन के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। लॉर्ड रीडिन के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे हंटर समिति। जलियांवाला जो रॉलेट एक्ट है ना, हंटर समिति का गठन किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो हो जाएंगे ये लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में 31 अक्टूबर 1920 को, 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी, है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक एम.एन. जोशी थे। उनका क्या नाम था, एम.एन. जोशी, एम.एन. जोशी थे। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र द्वारा प्रतापगढ़ में की गई थी। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। उत्पादन प्रणाली में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन। चार्ल्स डिकेन द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ। चार्ल्स डिकेन द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ, तो इसका सही उत्तर आ जाएंगे 1848 में, 1848 में। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना का पुराना नाम क्या था, है ना। ये क्वेश्चन कल भी है, प्रीवियस ईयर का सेट में देखने को मिला था। तो पटना का पुराना नाम इसका पाटलिपुत्र भी था, कुसुमपुर भी था और अजीमाबाद भी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ये तीनों, ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे जो सही उत्तर हो जाएंगे, है ना। अगला देखिए, बड़ा भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोध कानून पारित किया गया था। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोध कानून पारित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1863 में कलकत्ता में, 1863 में कलकत्ता में हुई थी। क्योंकि पहली बार 1863 में कलकत्ता में हावड़ा धुआं उपद्रव अधिनियम 1863 के अनुसार ही जूट मिलों का उत्सर्जन विनियम के अधीन किया गया था। धुआं जो क्या है, तरल और ठोस मिश्रण है ना, एक तरह से तरल और ठोस क्या है, मिश्रण है। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अमेरिका के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्ति के बाद, है ना, अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने का प्रयास किया। 28 जुलाई 1914 में शुरुआत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध को। 11 नवंबर 1918 को क्या हुई थी, ये समाप्त हो गई थी।
प्रथम विश्व युद्ध के समापन पर पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन 1919 में किया गया था। 1919 में किया गया था। ठीक है। सार्क बोला जा रहा है, सार्क का मुख्यालय है ना, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे काठमांडू। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? काठमांडू में। अगला देखिए, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से देश में आई थी? मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से देश में आई थी? तो इसका हो जाएगा चीन, जापान और कोरिया। चीन, जापान और कोरिया में आई थी, है ना। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले चीन और जापान और कोरिया में आई थी। भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 32.8। 32.8। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, है ना, या किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। भारत की तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो कितना है? भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। भारत का मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई बोले तो 6100 किलोमीटर। कितने हो जाएंगे? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि से 6100 किलोमीटर है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत में अगर बात करें उत्तर से दक्षिण विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार कितना है? 3214। और पूरब से पश्चिम बात करें तो ये हो जाएंगे 2933। 2933 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत को किस देशों को अलग करती है? मैकमोहन रेखा भारत को किस देशों को अलग करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे चीन। इसका सही उत्तर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? चीन। भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, है ना, भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान की बात करें तो डूरंड, क्या हो जाएंगे? डूरंड। भारत और अफगानिस्तान डूरंड रेखा हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल है जो अमरकंटक नहीं है? तो इसका हो जाएगा तापी, है ना, या तो ताप्ती। इसको तापी या ताप्ती नदी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? बैतूल, क्या हो जाएंगे? बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी। बैतूल जिले में एक मुल्ताई, है ना, मुल्ताई पहाड़ी में। ठीक है, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश से के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अरब। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अरब के देशों के साथ। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18/9/2023 में जो फर्स्ट शिफ्ट में
लिए गए एग्ज़ाम था उसका प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? इनमें से कौन सा वृक्ष है जो पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेस्टनट। पर्वतीय वन में शामिल वृक्ष बात करें तो देवदार, क्या हो जाएंगे देवदार, ओक, उसके बाद क्या हो जाएंगे ओक, है ना, चीड़ हो जाएंगे, पाइन हो जाएंगे, चीड़ पाइन, उसके बाद एल्पाइन है ना, और सारे वृक्ष। इसके अलावा इनमें से कौन सा, ये हो गया दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्या है? दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ये क्या है? दाची ग्राम एक वन्य जीव क्या है? अभ्यारण्य, एक राष्ट्रीय उद्यान है ना। दाची ग्राम एक क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें देवदार, चीड़, और इस पार्क में देवदार, चीड़, उसके अलावा ओक, ये वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जल घनत्व है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जल घनत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। जन्म घनत्व, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जन्म घनत्व? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। अगर भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382। भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करें तो हो जाएंगे कैमूर। क्या हो जाएंगे? कैमूर। लगभग 448 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, है ना, 448 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। अगर भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की बात करें सबसे कम, तो सबसे कम राज्य की जनसंख्या घनत्व तो किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश की। कितना हो जाएंगे? 17। किस वर्ष को जनसंख्याकी विभाजन के रूप में जाना जाता है? किस वर्ष को जनसंख्याकी विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 1921। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना नहीं, जमुना। किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से। यमुना है जो कहाँ? ये भारत में है। यमुना है जो भारत में है ना। ब्रह्मपुत्र को अगर तिब्बत में बात करें तो तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र को जो इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, या सांगपो, है ना, लिख देते हैं सांगपो के नाम से जानते हैं तिब्बत में। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं। और बाद में इसको मेघना के नाम से जानते हैं। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उस समय इनको मेघना के नाम से जानते हैं। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है जो वनाच्छादित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 70%। कितना हो जाएगा? 70%।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 किलोमीटर। ठीक है। भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? कृषि पे। भूटान की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? तो कृषि पे आधारित है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1 रेशियो, है ना, 1 लाख। कहाँ है? सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है। पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र कहलाते हैं। तो इसका सही सही उत्तर हो जाएंगे भौतिक मानचित्र। इसको बोलेंगे भौतिक भौतिक मानचित्र, है ना। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ये सभी संभावित, विकसित, स्टॉक और रिजर्व के रूप में। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज जामा में समृद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला में क्या है? वो समृद्ध है ना। कोयला का उत्पादन क्या करता है सबसे ज़्यादा? शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। डैश कुल क्षेत्र का 80% से अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे पंजाब। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? पंजाब में। SSQ 318 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्य फसल है? SSQ है जो 318 भारत में कौन सा वाणिज्य फसल है? तो इसका ये क्या हो जाएंगे? सभी सरसों, तंबाकू और जूट। इसका क्या हो जाएगा? सरसों, तंबाकू और जूट। दुनिया के पानी के कुल प्रतिशत 96.5% है। डैश के रूप में मौजूद है। केवल 2.5% के रूप में क्या है? तो मीठे पानी के रूप में। यहाँ महासागर के रूप में हो जाएंगे, यहाँ पे मीठे पानी के रूप में। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? पृथ्वी की सतह से का कितना हिस्सा जो पानी से ढका हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 3/4, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएंगे 3/4। लगभग 71% है जो पृथ्वी है जो पानी से क्या है? ढका हुआ है, जल से घिरा हुआ है। पानी की कमी क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पानी की कमी क्या है? तो पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताज़े पानी के संसाधनों में क्या होती है? कमी। इसको बोलते हैं पानी की कमी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर असम, है ना। असम में 1860 में, असम के 1860 में तेल कुआं खोदा गया था। और डिगबोई में प्रथम 1901 ईस्वी में तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। इसका क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे जो मैग्नीज हो जाएंगे, है ना। अगला देखिए, कॉपर बात करें, है ना, तो इसका हो जाएंगे सबसे ज़्यादा
खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव अक्टूबर 2009 में घोषित किया गया था, है ना। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो हो जाएगा भागलपुर। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी, है ना। उत्तराखंड में चमोली जिला में। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिला। उत्तराखंड के चमोली जिला। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, अभी हम लोग पढ़े थे, असम। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है जो स्थित है। खनिज तेल कहाँ से निकलता है? अब सादी चट्टान से। खनिज तेल है जो कहाँ से निकलती है? अब सादी चट्टान से ये निकाली जाती है खनिज तेल का। असम के क्षेत्र की बात करें तो कौन सा? डिगबोई, है ना। डिगबोई में खनिज तेल का ये भंडार पाए जाते हैं। अगला देखिए, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सिंगरौली है जो किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? मध्य प्रदेश में। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी के दोनों के सोनभद्र जिले में क्या है? फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा कोयला के उत्पादन की बात करें तो 98% कोयला गोंडवाना प्रकार की, हाँ, इसका क्या हो जाएगा? गोंडवाना प्रकार की कोयला है। रानीगंज कोयल फील्ड की स्थापना की बात करें तो रानीगंज कोयल फील्ड स्थापना 1774 में की गई थी। रानीगंज कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? सूती हो जाएंगे, चीनी हो जाएंगे, जूट हो जाएंगे। सीमेंट उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका सही हो जाएंगे चीनी उद्योग है जो ये एक तरह से उपभोक्ता उद्योग है। चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे करता है? उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वाधिक विदेश व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? भारत का सर्वाधिक विदेश व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मार्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। राइन नदी सबसे व्यस्त नदी व्यापार की दृष्टि से है। अगर राइन नदी की बात करें विश्व में राइन नदी की बात करें तो सबसे व्यस्त है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त नदी है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 5 डाक क्षेत्र में। भारत को इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? भारत को कुल 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है ना। भारत को कुल कितने 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है।
देश में लगभग 23 डाक सर्किल वार्ड में बांटा गया है, जिसमें 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारतीय डाक टिकट अधिनियम लाया, जिसके तहत 1837 के डाक टिकट अधिनियम में भारी परिवर्तन हुआ था। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हो जाएंगे हाजीपुर। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएंगे? हाजीपुर हो जाएंगे, है ना। भुवनेश्वर की बात करें तो इसका हो जाएंगे पूर्व तटीय रेलवे। पूर्व तटीय रेलवे। पूर्व तटीय रेलवे के हो जाएंगे भुवनेश्वर। गोरखपुर की बात करें तो इसका हो जाएंगे पूर्वोत्तर रेलवे। क्या हो जाएंगे? पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक है। हावड़ा की बात करें तो कोलकाता की बात करें तो पूर्व रेलवे, है ना। इसका पूर्व रेलवे हो जाएंगे पूर्व रेलवे, है ना। हाजी इसका सही उत्तर हो जाएंगे पूर्वी रेलवे, है ना। यहाँ पूर्व है, यहाँ पूर्वी, तो पूर्वी हो जाएंगे हाजीपुर। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसीराम मेघालय, जो भारत में स्थित है। मानसीराम मेघालय, है ना। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के गोसाई थान। नेपाल के कहाँ से निकलती है? नेपाल के गोसाई थान, ठीक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं रेगुर मिट्टी, है ना। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय नाम से चारनोजोम के रूप में जानते हैं। चारनोजम के रूप में जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय, जैसे रूस आदि देशों में इसको जान जाते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को स्वतः जुताई की गई मिट्टी भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसमें बड़े बड़े दरार फट जाते हैं। इस टाइप से काली मिट्टी में बड़े बड़े क्या होते हैं? दरार फट जाते हैं। सबसे ज़्यादा विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश और केरल में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक प्रमुख मिट्टी कौन सा है? तो हो जाएंगे जलोढ़, है ना, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑब्वियसली ये लगभग ये सभी को पता होंगे लगभग, जहाँ पे महानगर है पटना महानगर। तो इसका सबसे पहले स्थापना कहाँ पे हुई थी? पटना में 1952 ईस्वी में, है ना। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। अब सबसे पहले मद्रास नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में हुई थी। 1688 में हुई थी। कलकत्ता की बात करें और बॉम्बे नगर निगम की स्थापना करें तो इससे पहले हुई थी 1726 ईस्वी में। 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगम की स्थापना। क्लियर हो गए? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो क्वालिटी या कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो पे पहली बार आए तो क्या करें? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला देखें। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 1982 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 1982।
जलो जारूलेस्की, है ना, जारूलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो हो जाएंगे पोलैंड। कब बने थे? 1989 से 1990, है ना, 1989 से 1990। तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये पोलैंड के राष्ट्रपति थे। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वर्सा। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वर्सा। पोलैंड की मुद्रा की क्या नाम है? तो पोलिस ज्वाल्टी, है ना। पोलिस क्या है? सॉरी, पोलिस ज्वालाटी, है ना, ज्वाल्टी, ठीक है। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे इंग्लैंड में। कब? 1688 ईस्वी में। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में, 1688 में। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन के द्वारा, है ना। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा। लोकतंत्र जनता का है और जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन करने वाला तंत्र है। किसने बोला था? अब्राहम लिंकन के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन। अब्राहम लिंकन कहाँ थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, है ना। अमेरिका के एक लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे चीन। इसका सही उत्तर हो जाएंगे चीन में। भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो हमारे भारतीय क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति का। एकल संक्रमण मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारतीय अनुच्छेद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 की बात करें तो इनके कार्यपालिका का प्रधान है ना। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला देश कौन सा है? कौन सा देश था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएंगे न्यूजीलैंड। 1894 में दिए थे, है ना। 1893 में दिए थे, है ना। 1893 में दिए थे। सभी अधिकार समान मताधिकार प्रदान करने वाला देश कब लागू किए थे? 1893 में। और महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार दिया गया। अगला देखिए, भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अमेरिका, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अमेरिका से मौलिक अधिकार। रूस से मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या हो जाएंगे? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आते हैं, है ना। और अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 89 और 92, 89 से 92 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद और उनसे संबंधित प्रावधान किया गया है। 89 से 92 के बीच किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं उपचुनाव। इसको क्या बोलते हैं? उपचुनाव बोलते हैं। मतदान की कम से कम उम्र क्या होती है? तो भारत में मतदान की उम्र की आयु कम से कम 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष था, उसको घटाकर 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दी गई। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे, तो इसका सही होता है टी.एन. शेषन। 1990 से 96 के बीच तक थे। टी.एन. शेषन चुनाव सुधार के लिए जाना जाता है। टी.एन. शेषन मतदान परिचय पत्र द्वारा चुनाव को आम आदमी तक पहुंच बनाने के लिए जाना जाता है। उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936। 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 1936 को। अगला देखिए, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था। आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था, तो सर्वप्रथम कब हो जाएगा? 1962 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1962 है ना। सबसे पहले 1962 में आपातकाल लागू हुआ था। अनुच्छेद 352, 360 आपातकाल की प्रावधान किया गया। 352 से 360 तक आपातकाल की प्रावधान किया गया, जिसमें राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 352, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात को किस में रखा गया? अनुच्छेद 360 में, है ना। प्रथम भारत और चीन युद्ध हुआ था 1962 को, है ना। प्रथम भारत चीन युद्ध के समय पहली बार लागू किया गया था। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात को लागू किया गया है। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात, कितने बार लागू किया गया है? राष्ट्रीय आपात 3 बार, जो 352 में है। दूसरा हुआ था भारत और बांग्लादेश के विषय में युद्ध 1971 से 1977 के बीच। तीसरा था आंतरिक आपात के कारण 1975 में किए गए थे। अमेरिका के राज्यसभा का क्या कहा जाता है? अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर सीनेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीनेट। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो इसका हो जाएगा आर्थिक बराबरी, है ना। आर्थिक बराबरी है जो समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। बाकी कानून के समक्ष अस्पृश्यता के का उन्मूलन, रोजगार के अवसर की समानता। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 वर्ष से
14 वर्ष के बालकों के प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा स्थान सही है, कौन सा कथन है जो सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है। भारत है जो धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्ष मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच रखा गया है ना, 25 से 28 के बीच रखा गया। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है, क्या अभिप्राय होता है? तय हो जाएंगे समाज में स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। इनमें कौन लोकतंत्र की मजबूती प्रदान नहीं करता? इनमें कौन है जो लोकतंत्र की मजबूती प्रदान नहीं करता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव का और संघर्ष। विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका सही हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन किया गया। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन किया गया और अनुच्छेद 89 के अंतर्गत क्या बोला जाएगा कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है ना, सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे, है ना। अगर उस उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना रहेगा तो वो किसको देंगे? भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन दलीय व्यवस्था है? कौन सी दलीय व्यवस्था है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो इसका हो जाएगा बहुदलीय, है ना। भारत में बहुत सारे दल हैं। भारत में बहुत सारे दल हैं। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टी 6 हैं। 6 राष्ट्रीय पार्टी है। 6 राष्ट्रीय पार्टी माना गया 2023 में के अनुसार। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? कौन सा कार्य है जो राजनीतिक दल का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना। सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना ये राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिकता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिकता। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में। 1980 में किए गए थे, है ना। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र में उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक हो जाएंगे विकास। इसका सबसे अधिक सहायक क्या हो जाएंगे? विकास। अगला देखिए, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे जनमत पर आधारित। सर्वोत्तम शासन जनमत पे आधारित, है ना। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? भारतीय लोकतंत्र को कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रतिक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो इसका हो जाएगा निर्वाचन आयोग, है ना। इसका क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का भाग 15 में
भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। ठीक है। निर्वाचन आयोग में एक क्या है, मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, है ना। योजना आयोग की स्थापना जॉन मथाई के प्रस्ताव से 15 मार्च 1950 में किया गया था। अभी इसका नाम किया गया था 1 जनवरी क्या रखा गया है योजना आयोग के बाद? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग रखा गया है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।